ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त बातचीत कर रही है मुख्य चुनाव आयुक्त से। सुनिए। क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे वोटर्स को कि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है, क्योंकि पर्सनली भी आप पे अनफॉर्चुनेटली उंगलियां उठाई गई और कमीशन पे भी उंगलियां उठाई जा रही है। आज वोटिंग का दिन है, सब लोग बाहर निकले और कहीं पर भी कोई भी उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइंस भी लंबी होंगी तो वो अपने आप में एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। आई मीन इट शुड बी ए प्लेजर टू बी इन दैट क्यू। वो जो क्यू लगी हुई है ना, वो एक मोज़ेइक है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। उसमें हर किस्म के लोग लगे हुए हैं, हर जगह के बच्चे बूढ़े सब लगे हुए हैं, तो उसका आनंद लें। आपको पूरी सुविधाएं वहां मिलेंगी, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू। पूरी सुविधाएं आपको मिलेंगी, कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि आपके अगर बाजू के अंदर लोग जो रहते हैं, अगर उनकी उंगली पर इंक नहीं लगी है तो किसी भी तरीके से उनको घर से बाहर लाएं ताकि आप लोग आके बाहर मतदान कर सकें। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। और सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर जुड़ गए हैं और उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रोफेसर संजय कुमार मशहूर सेफोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले संजय कुमार जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए साख का सवाल तो है ही, क्या 26 साल बाद सत्ता में वापसी होगी? क्योंकि आखिरी मुख्यमंत्री 1998 में सुषमा स्वराज के तौर पर बीजेपी ने यहां देखा था। इस वक्त तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि सत्ता में वापसी होगी या नहीं होगी। इस बात का पता तो 8 फरवरी को चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है, अगर 2020 के चुनाव के मुकाबले देखें तो बीजेपी ज़्यादा दमखम लड़के चुनाव लड़ रही है और मुकाबला बहुत कांटे का दिखाई पड़ता है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कुछ नाराज़गी दिखाई पड़ती है मतदाताओं के बीच में, और कांग्रेस भी दमखम के चुनाव लड़ रही है, तो वो भी कुछ न कुछ आम आदमी पार्टी का वोट काट रही है। तो कुल मिला के इस वक्त तो स्थिति यही दिखाई पड़ती है, कांटे का मुकाबला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। कांग्रेस तीसरे नंबर पे जाती हुई दिखती है, बहुत पीछे है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट खाता खुलेगा उनका इस बार कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस वोट प्रतिशत के लिए लड़ाई लड़ रही है। उनका 4% वोट था, शायद दुगना पहुंच जाए। मुझे लगता है इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है इस वक्त, लेकिन सीट निकलता हुआ तो मुझे इस वक्त दिखाई नहीं पड़ता। तो ना लोकसभा में खाता खुला, ना विधानसभा चुनाव में खाता कांग्रेस खोल पाएगी। ऐसे में सवाल दरअसल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए साख की लड़ाई है, बीजेपी के लिए 26 साल बाद वापसी की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए खाता खोलने की लड़ाई है। लेकिन अहम मुद्दे विनोद जी आप यहाँ पर क्या मानते हैं? क्या शराब घोटाला जिससे अरविंद केजरीवाल लगातार घिरे रहे, उनको जेल भी जाना पड़ा, उसके बाद दूसरा अहम मुद्दा उनके जो सरकारी आवास को लेकर जो घपला किया गया उसको लेकर उठा, उस पर शाही खर्च था, उसको शाही आवास बीजेपी ने बताया, वो एक बड़ा मुद्दा। और फिर केजरीवाल उन्होंने एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया, यमुना में किस तरीके से जहर घोला जा रहा है हरियाणा से, वो हाल फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बनकर छाया रहा। नहीं, खैर वो जहर घोलने वाला मुद्दा तो केजरीवाल जी ने जो नैरेटिव बीजेपी सेट करना चाहती थी उसको डाइवर्ट करने के लिए उठाया, क्योंकि जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि कोई राज्य जो है जहर मिला रहा पानी में। कहना ये चाहिए था कि भाई जो वहाँ से प्रदूषण आ रहा है उससे पानी जहरीला हो रहा है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया। और इससे क्या हुआ, बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गए, सैनी साहब पानी पीने चले गए, जबकि सैनी साहब को सबूत मांगना चाहिए था। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल इसमें बहुत सिद्धस्त हैं कि वो नैरेटिव कैसे अपने हिसाब से बनाते हैं। मुद्दों की जहाँ तक बात है तो अभी मैं सुन रहा था एलजी साहब ने तमाम सारे मुद्दे गिनाई दिए, उन्होंने कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, देखिए वो जो मुद्दे एलजी साहब ने गिनाए हम लोग भी गिनाते हैं, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी के हक में भी हैं, जैसे जो उनकी योजनाओं का जो लाभ मिला है जिन वर्गों को, वो वर्ग आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि फ्री बिजली का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, महिला सम्मान का मुद्दा, 2100 रुपए देंगे खाते में, फ्री बस का मुद्दा। आपको लगता है जो कह रहे हैं वो 55 सीटें उनकी आने वाली हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट करेंगी तो 60 भी आ सकती हैं, और हाल फिलहाल हमने देखा कि 8 उनके विधायक इधर शामिल हो गए थे बीजेपी में, तो ऐसे में संभव है ये? देखिए 55 सीटें 60 सीटें तो दावे किए जाते हैं, और दावे हमेशा सच हो, कभी हो भी जाते हैं, 67 सीटें भी आ चुकी हैं, लेकिन हमेशा सच हो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोई भी पार्टी दावा तो ऐसे ही करती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दावा अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी कर रही है, 60 सीटों का तो सीन इस बार दिखता नहीं, जैसे संजय जी भी कह रहे हैं। ये चुनाव 2015 और 2020 से बहुत भिन्न चुनाव है, और इस बार कई सीटों पर कांटे की लड़ाई है। और मेरी जहाँ तक
जब बातचीत लोगों से हुई उसके हिसाब से 20 और 20 यानी 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी अरविंद पार्टी, केजरीवाल की सीट भी फंसी हुई है। जहां आम आदमी भाजपा ने तो 54 सीटें आइडेंटिफाई ऐसी की हैं जो जिन पे पूरा जोर लगा रही है वो, उसमें वो 3 सीटें हैं, कालका जी, नई दिल्ली और ये जंगपुरा, वो 3 सीटें भी शामिल हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि 20-20 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अपने अपने हिसाब से लीड है। असली लड़ाई 30 सीटों पर है, जो बाकी चीज जहां बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। ये इस तरह का आकलन लोगों का है। और मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा जो नैरेटिव ये है कि जो वर्ग अरविंद केजरीवाल के साथ 2015 और 2020 में थे, क्या वो पूरी तरह से अभी भी इंटैक्ट हैं या नहीं है। अगर नहीं है इंटैक्ट तो उसमें कितनी सेंधमारी हुई है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा और उसी के आधार पर इस चुनाव के नतीजे तय होंगे।